हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे ना हमें कुछ लाइंस दी गई हैं और हमें बताया गया है कि चैप्टर में उन लाइंस को कैसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो सबसे पहला जो वर्ड यूज़ किया है वो हेल स्टोन्स को यूज़ किया गया है। बेसिकली हेल स्टोन्स जो होती हैं वो स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस होती हैं, मतलब छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो बारिश की तरह आसमान से गिरते हैं। और सेकंड जो वर्ड यूज़ हुआ है वो स्टॉर्म का यूज़ हुआ है चैप्टर में। स्टॉर्म जो होता है वो तूफ़ान को कहते हैं, और जब हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं तो उसका मतलब वो होता है कि वैसा तूफ़ान जो कि बर्फ़ का तूफ़ान आता है। तो ये चैप्टर में हमें बताया गया है। देन हमें एक ब्लू कलर की लाइन से हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि अलग अलग तरह की हमें यहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं सेंटेंसेस की, और हमें बताना है कि ये जो इस तरह का जो स्टॉर्म है उसको हम क्या बुलाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। तो इसमें क्या आएगा? तो गाइज, एक ऐसा स्टॉर्म जो कि बहुत वायलेंट होता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं और वो भी सर्कल में आती हैं, तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जब आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम गेल बोलते हैं, GALE, गेल। जो थर्ड यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है पूछ रहा है कि अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। एक बहुत वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो आती है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? सो गाइज, उसको हम कहते हैं टाइफून, TYPHOON, टाइफून। जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि अ वायलेंट स्टॉर्म, एक बहुत वायलेंट स्टॉर्म जिसका कि जो सेंटर होता है वो इज़ अ क्लाउड इन द शेप ऑफ फ्यूनल। जिसका जो सेंटर होता है वो क्लाउड होता है फ्यूनल के शेप में, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टोर्नेडो, दैट इज़ TORNADO, टोर्नेडो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक वायलेंट स्टॉर्म जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आता है और स्पेशली ये वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ह्यूरिकेन बोलते हैं। द स्पेलिंग इज़ HURRICANE, ह्यूरिकेन। The next sentence is a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and cause a lot of damage. ये क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं whirlwind, WHIRLWIND, whirlwind. सो ये हमारे क्वेश्चंस गाइज यहाँ पे ख़त्म होते हैं। यू कैन सी गाइज, साइक्लोन, गेल, टाइफून, टॉर्नेडो, ह्यूरिकेन एंड whirlwind. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से द वर्ड होप का यूज़ किया गया है। सो अब हम ये देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे होप को यूज़ किया गया है अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है, आई होप इट द हेल स्टॉर्म, यानी कि पासिस अवे। तो यहाँ पे आई होप जो यूज़ हुआ है चैप्टर में भी आपने देखा है, तो वो किस इट की जो यूज़ हुआ है वो हेल स्टॉर्म के लिए यूज़ हुआ है कि मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये जो हेल स्टॉर्म है वो बहुत जल्दी पास हो जाए। और जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पे ये यूज़ किया गया है, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है दोनों, इनमें जो होप है वो एक फर्स्ट में एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, विच मीन्स कि आप कोई विश कर रहे हैं समथिंग कि ये चीज़ हो जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे जो लंचो है वो होप कर रहे होते हैं कि ये जो हेल स्टॉर्म है ये जल्दी पास हो जाए ताकि उनकी फसल को नुकसान ना हो। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें जो होप है वो नाउन की तरह यूज़ हुआ है, और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक चांस है या एक आशा है कि ये चीज़ हो सकती है, और वो आशा है कि वो हेल्प मिल सकती है गॉड से। तो अलग अलग तरीके से एक ये जो वर्ड है होप, इसको यूज़ किया गया है। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, सो लेट्स आंसर इट। सो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पे हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पे दोनों फर्स्ट कॉलम में हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है जहाँ पे होप को एक डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज़ किया गया है, और हमें कॉलम बी में से वो ऑप्शंस चूज़ करने हैं कि किस मीनिंग के लिए वो सेंटेंस यूज़ किया गया है होप के लिए। सो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कहता है, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज। तो जो पर्सन है वो रिप्लाई करता है, आई होप सो। सो यहाँ पे एक जो स्पीकर है वो पूछता है कि क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो तुम होप कर रहे हो अपने कॉलेज में लेने के लिए। तो जो आंसर करने वाला पर्सन है वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मुझे मिले। सो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है कि आप चाह रहे हो कुछ, वांटिंग समथिंग टू हैपन। आप कुछ चाह रहे हो कि कुछ हो जाए, और आप सोच रहे हो कि ये क्वाइट पॉसिबल है, ये हो सकता है कि आपको मिल जाए। सो अब जब हम ये आई होप सो हम तब रिप्लाई करते हैं किसी को जब हमें आशा होती है कि ये चीज़ शायद हो जाएगी। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। सो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है
कि मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, बट आप जिस तरीके से मुझसे बहस कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं आया। सो इस जगह पे ये जो वर्ड होप है वो किस तरीके से यूज़ हुआ है, यहाँ पे होप है वो इस तरीके से यूज़ हुआ है कि जो पर्सन है वो अपनी कंसर्न दिखा रहा है कि वो उनके जो वर्ड हैं वो आपको ऑफेंड ना करें, वो आपको बुरे ना लगे, वो आप अपने दिल पे ना लो, लेकिन वो साथ के साथ पोलाइट अपनी जो नाराज़गी है उसको भी वो व्यक्त कर रहे हैं। इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर ई है, शोइंग कंसर्न दैट व्हाट यू से वुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट। तो ये एक तरीका है पोलाइटली अपने किसी भी चीज़ को, अच्छी या बुरी जो आपको लगी है, उसको एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस डिस्कवरी विल गिव अ न्यू होप टू HIV एंड एड्स सफरर्स। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसमें जो होप यूज़ हुआ है वो इस सेंस में यूज़ हुआ है कि ये जो डिस्कवरी है वो एक नई आशा की किरण लेके आएगी HIV और एड्स के सफरर्स के लिए, यानी कि जो इन बीमारियों से गुजरते हैं। सो ये जो यहाँ पे जो वर्ड होप यूज़ हुआ है वो उस फीलिंग को दिखा रहा है कि एक अच्छी चीज़ वो हैपन हो सकती है शायद प्रोबेबली फ्यूचर में। सो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर ए है, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल हैपन प्रोबेबली। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर होपिंग अगेंस्ट द होप दैट द जज वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक। अब यहाँ पे जो होपिंग का वर्ड यूज़ हुआ है वो किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो जो स्पीकर है वो कहता है कि हम होप के मतलब आशा के उलट अपेक्षा कर रहे हैं कि जज जो है हमारी मिस्टेक को नोटिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसमें जो होप है वो इस तरीके से यूज़ हुआ है कि हम चाह तो रहे हैं कि कोई चीज़ की हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसकी संभावना नहीं है कि वो होगा। तो यहाँ पे हम चाहते तो हैं कि जज जो है हमारी मिस्टेक ना देखे, बट इसकी जो चांसेस है वो बहुत कम है। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कॉल्ड अर्ली इन दी होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। सो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है कि मैंने जल्दी कॉल किया इस आशा में कि मैं उससे बात कर सकूँ इससे पहले कि वो स्कूल चले जाए। तो यहाँ पे जो होप वर्ड है वो इस तरीके से यूज़ हुआ है कि आप ये चीज़ सोच रहे हो कि ये चीज़ हो सकती है, यू आर थिंकिंग दैट दिस कुड हैपन, बट ये इसकी कोई संभावना मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हो भी जाए और ना भी हो, तो ये इसकी संभावना ना में भी है और हाँ में भी है। तो इस तरह यहाँ पे जो वर्ड होप है वो यूज़ हुआ है। द लास्ट सेंटेंस इज जस्ट व्हेन समबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। तो यहाँ पे जो होप वर्ड है वो ऐसे यूज़ हुआ है कि उस वक्त जब सब ने आशा छोड़ दी थी, उसके बाद जो फिशरमैन है वो 7 दिन के बाद साइक्लोन के वापस आ गए। तो यहाँ पे जो होप का वर्ड यूज़ हुआ है वो ऐसे यूज़ हुआ है कि जब सब ने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी, ये बिलीव करना बंद कर दिया था कि अब फिशरमैन वापस भी आ सकते हैं, तो उसके बाद भी ये एक अच्छी चीज़ हो गई। सो इसका आंसर है वो सी है, स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग कुड हैपन। यहाँ पे ये जो सी वाला आंसर है वही इसका आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आशा है वो लोगों ने छोड़ दी थी, लेकिन वापस वो एक अच्छी चीज़ हो गई। सो आई होप कि इस सब ने आपकी हेल्प की होगी। तो गाइज़ यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है उन वर्ड्स से जो कि हमें गिवन है ब्रैकेट्स में। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आई ऑफन गो टू मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। The answer is I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India. The next sentence is my mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. The answer is my mother, who cooks very well, is going to host a TV show on cooking. The next sentence is these sportspersons are going to meet the president. Their performance has been excellent. The answer is these sportspersons whose performance has been excellent are going to meet the president. The next sentence is Rancho prayed to God, his eyes sees into our minds. The answer is Rancho prayed to God, whose eyes sees into our minds. The last sentence is this man cheated me, I trusted him. This man whom I trusted cheated me. Guys, now we are going to do next question. The question is find sentences in the story with negative words which express the following ideas emphatically. So the question is the trees lost all their leaves. तो हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, हमें करना है वो नेगेटिव वर्ड्स ढूंढने हैं स्टोरी में जो कि एक्सप्रेस करते हैं इन आइडियाज़ को एम्फेथेटिकली। बेसिकली इन क्वेश्चंस में ये करना है कि हमें जो इन सेंटेंसेस का मीनिंग है उनमें नेगेटिव वर्ड्स लगा के उन सेंटेंसेस को दोबारा सेम मीनिंग के साथ हमें लिखना है। सो इनके आंसर्स कुछ इस तरीके से होंगे। द आंसर इज़ Not a leaf remained on the tree. The next question is the letter was addressed to God himself. The answer is it was nothing less than a letter to God.
The next question is, the postman saw this address for the first time in his career. The answer is, never in his career as a postman had he known that address. तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मेटाफॉर दिया गया है और हमें नीचे एक टेबल दी गई है और हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है. द क्वेश्चन इज, इन पेयर्स फाइंड मेटाफॉर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल below. Try to say what qualities are being compared. One has been done for you. सो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, मेटाफोर और क्वालिटी और फीचर कंपेयर्ड वो दिया हुआ है. तीन टेबल दिए गए हैं. फर्स्ट में ऑब्जेक्ट है. तो गाइज बेसिकली पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेटाफोर होता क्या है. सो बेसिकली मेटाफोर को हम हिंदी में रूपक भी कहते हैं. इसका मेटाफोर का मतलब ये होता है कि जब राइटर जो है वो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके बताते हैं कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल समान है, दूसरी चीज़ के बराबर है. वो बहुत इमेजिनेटिव वे में यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे क्लाउड. सो यहाँ पे जो क्लाउड है उसको सिंपल ये नहीं बताया गया कि बहुत सारे क्लाउड आ रहे थे. उन्होंने ऐसे बोला ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मतलब बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आ रहे थे. तो यहाँ पे पहाड़ों से बादलों को इसलिए कंपेयर किया गया कि बिल्कुल जैसे पहाड़ होते हैं इतने बड़े बड़े और इतने ज़्यादा मतलब रेंज में एक साथ आते हैं, एक साथ होते हैं, वैसे ही जो बादल है वो भी एक साथ बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे थे. सो यहाँ पे उसकी मास और ह्यूजनेस को कंपेयर किया गया है क्लाउड की माउंटेन के साथ. ऐसे ही हमें यहाँ पे रेन ड्रॉप, हेल स्टोन्स, लोकस्ट और एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये सारे हमें दिए गए हैं. बाकी सारे तो ऑब्जेक्ट्स हैं और बीच में हमें यहाँ पे एन ऑक्स ऑफ अ मैन ये एक मेटाफोर दिया गया है. इसके हमें ऑब्जेक्ट और इसका फीचर बताना है जो कि यूज़ हुआ है चैप्टर में. सो आइए देखते हैं कि कैसे यूज़ हुए हैं ये चैप्टर्स के अंदर. सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था वो क्लाउड था. वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक दिया गया था. जो सेकंड है वो रेन ड्रॉप है. तो यहाँ पे इसका जो मेटाफोर यूज़ हुआ है चैप्टर में वो हुआ है अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि जिस तरीके से एक कर्टेन में लोग अपने आप को बिल्कुल कवर कर लेते हैं, पर्दे में बिल्कुल कवर कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही लेंचो ने भी अपने आप को बारिश में कवर कर लिया था. तो यहाँ पे रेन को कर्टेन के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि जैसे हम पर्दे में अपने आप को कवर कर सकते हैं पूरा, उस तरीके से लेंचो ने अपने आप को बारिश में कवर कर लिया था, मतलब वो हर तरफ से भीग चुके थे. द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ हेल स्टोन्स. तो यहाँ पे चैप्टर में इसके लिए जो मेटाफोर यूज़ हुआ है वो है द फ्रोज़न पेरल्स. तो इनको हेल स्टोन्स को फ्रोज़न पेरल्स की तरह दिखाया गया है. फ्रोज़न का मतलब होता है जो जमे हुए होते हैं और पेरल्स का मतलब मोती होता है. तो इनको जमे हुए मोती करके बुलाया गया है चैप्टर में. तो इनको जमे हुए मोतियों के साथ कंपेयर किया गया है. जमा हुआ इसलिए बोले क्योंकि ये हिल स्टोन्स है, चूँकि ये बर्फ़ के गोले हैं तो इनको फ्रोज़न इसलिए यहाँ पर लगाया गया है. और इनको बेसिकली मोती बोला गया है क्योंकि ये छोटे छोटे गोल गोल और सुंदर लगते हैं और बच्चे इनके साथ खेलते भी हैं. तो ये रिसेंबल करते हैं मतलब हार्डनेस को और कलर को. जैसे मोती होते हैं वाइट कलर के भी बहुत सारे मोती होते हैं तो उनको ये रिसेंबल करते हैं, इसलिए ये जो मेटाफोर है वो चैप्टर में यूज़ किया गया है राइटर के द्वारा. द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ लोकस्ट. और इसके लिए जो मेटाफोर यूज़ हुआ है वो है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि लोकस्ट वो कीड़े होते हैं जो कि फसलों को लग जाते हैं और उसको पूरा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. सो यहाँ पे जो मेटाफोर यूज़ हुआ है वो प्लेग ऑफ लोकस्ट है. और ये जो है ये चीज़ में कंपेयर करी गई है कि जो कॉन्सिक्वेंस होता है लोकस्ट लगने का, जिस तरीके से एक प्लेग पूरी मतलब पूरा ख़राब कर देती है, बीमारी एक फैल जाती है, वैसे ही जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है वो भी फैल के पूरा डिस्ट्रक्शन मचा देता है पूरी फील्ड में. तो जिस तरीके से एक प्लेग एक एपिडेमिक की तरह आता है और वहाँ पे जिस एरिया में भी वो आता है वहाँ के लोगों को ख़त्म कर देता है, मार देता है, उस तरीके से जैसे ही लोकस्ट फसलों को लग जाते हैं वो पूरी तरीके से फसलों को ख़राब कर देते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं. सो लोकस्ट इस सेंस में चैप्टर में इस मेटाफोर के थ्रू यूज़ हुआ है. द लास्ट इज़ एन ऑक्स ऑफ अ मैन. आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में ये मेटाफोर गिवन है और आपको ऑब्जेक्ट और उसके किस चीज़ से वो कंपेयर किया गया है वो बताना है. तो एन ऑक्स ऑफ अ मैन ये चैप्टर में यूज़ हुआ है, वो लेंचो के लिए यूज़ हुआ है, तो वो किसी इंसान के लिए यूज़ हुआ है. सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मैन है. लेकिन एन ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि ये जो लेंचो थे वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे. जिस तरीके से एक ऑक्स इनोसेंट होता है, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं होती, लेकिन वो हार्डवर्क बहुत करता है, वैसे ही लेंचो बहुत हार्डवर्क करते थे बट वो ज़्यादा वाइज नहीं थे, ज़्यादा चालाक नहीं थे. तो यहाँ पे एन ऑक्स ऑफ अ मैन एक मैन के लिए यूज़ हुआ है जो कि हमें पता है लेंचो के लिए यूज़ हुआ है. और ये इस तरीके से यूज़ हुआ है कि जो जिस तरीके से वर्क एक ऑक्स उस तरीके से वो जो मैन है वो भी वर्क कर रहा है, यानी कि जिस तरीके से हार्डवर्क एक ऑक्स करता है उस तरीके से वो मैन जो है वो व्यक्ति जो है वो भी उस तरीके से हार्डवर्क कर रहा है. तो इस सेंस में इसको कंपेयर किया गया है. आई होप कि ये सारे बैक एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.